नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आगे के अगला वीडियो है जो बायोलॉजी क्लास में उत्तक चल रहा है, जंतु उत्तक। उसके पहला वीडियो जंतु उत्तक का हो चुका है, अब दूसरा क्लास ये होने जा रहा है। देखिए, पहले क्लास में हम पूरे जंतु उत्तक में जितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एपिथेलियल उत्तक, संयोजी उत्तक, उसके बाद मस्कुलर उत्तक और नर्वस उत्तक जिसको कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसके आगे हम देखते हैं, हम कल उसका वर्गीकरण ही बता दिए थे एपिथेलियल का। एपिथेलियल का जब वर्गीकरण बताया थे कि 4 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। पहला हो गया शल्की एपिथेलियल, क्यूबाइडल एपिथेलियल, स्तंभाकार एपिथेलियल और पच्छावी यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियल। इन लोगों का इंग्लिश नाम भी आप लोग देख लीजिएगा, उसे मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, हम उत्तक के बारे में हमेशा हम यही बोले हैं कि जब भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं और इसका क्या कार्य है, ये ध्यान रखना है। देखिए, एपिथेलियल उत्तक के बारे में कल हम बताए थे। सब उत्तक के जितने भी मुख्य उत्तक होते हैं, जैसे एपिथेलियल उत्तक, संयोजी उत्तक, मसल्स उत्तक और उसके बाद तंत्रिकाएं उत्तक, जिसके बारे में मैंने सबका फंक्शन बता दिया था कि मेन फंक्शन क्या क्या होता है। तो एपिथेलियल का मैंने फंक्शन बताया था कि ये मुख्यतः जितने भी हमारे शरीर के अंग होते हैं, उस अंग का बाहरी परत या फिर जो कोई अंग है, जैसे मान लीजिए लीवर है, तो उसके जो इंटरनल लाइनिंग होते हैं, जो कोई ऑर्गन है उसके इंटरनल पार्ट का जो लाइनिंग होता है वो एपिथेलियल उत्तक का होता है। अब इस एपिथेलियल उत्तक में भी 4 प्रकार के उत्तक बताए हैं, जिसमें कि ये सभी अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तो ऐसा कीजिए कि पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, मैं फ्लो चार्ट में ही बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बायोलॉजी यानी कि साइंस को, ताकि आपको क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ भी मैंने कुछ वैसा ही कोशिश किया है, आगे भी वैसा ही करता रहूंगा, जिससे आपको कि एक जगह पे कंसाइज नोट्स भी आ जाए। चूंकि वीडियो लंबा टिश्यू तो मैं क्लास में 1.5 घंटा 2 घंटा का क्लास में तो खत्म हो जाए, लेकिन आप लोग उतना लंबा क्लास डिजिटल माध्यम से देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से एकदम तरीके से इसको आत्मसात कर लें। ठीक है, ऐसा करता हूँ। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं करके डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एपिथेलियल उत्तक। एपिथेलियल उत्तक के बारे में मैं बात कर चुका हूं कि एपिथेलियल उत्तक जो होते हैं वो मुख्यतः सुरक्षा के साथ साथ क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं और सिक्रीशन करते हैं और विसरण करते हैं, यानी कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए, एपिथेलियल उत्तक में हम पहला उत्तक जो बताए थे सल्की उत्तक, सल्की एपिथेलियम के बारे में, ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ठीक है, मतलब एक फ्लैटेंड, सल्की मतलब एक फ्लैटेंड उत्तक होते हैं, जो मतलब कि इस टाइप से फ्लैटेंड चपटा उत्तक जिसको कहा जाएगा। ये बहुत पतले और कोमल होते हैं, कोमल परत बनाते हैं, चपटी होती है, कोमल परत। और इसका जो न्यूक्लियस, इसमें जो इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी फ्लैटेंड होता है। ठीक है, बट इतना जानना नहीं है, बट मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा कि उत्तक कैसा होता है, पूछेगा क्वेश्चन हमेशा ये कि ये उत्तक कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सल्की एपिथेलियल होते हैं। ये कोई भी जो इंटरनल लाइनिंग या फिर त्वचा हो गया या फिर किसी भी ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उसका जो बाहरी परत होता है वो सल्की एपिथेलियल का बना होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम फ्लैट एंड चपटे चपटे कोशिकाओं के मिलने से जो उत्तक का निर्माण होता है, पतले और कोमल होते हैं, चपटी होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी फ्लैट एंड होता है, यानी कि चपटा होता है, सर्कुलर नहीं होता है। ये सल्की एपिथेलियल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सल्की एपिथेलियल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये मुख्यतः त्वचा, मतलब जो हम लोग का स्किन है, वहाँ मुख की जो परत होता है, मुख का जो परत है, इसमें पाया जाता है। रुधिर नलिकाएं यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होते हैं, उसमें ये उत्तक पाए जाते हैं। आहार नाल जो ऑसियोफेगस होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, जो जिस ट्यूब से भोजन आंत की ओर पहुंचता है, वहां पे ये पाया जाता है। जीभ जो अपने लोग का टंग है उसमें पाया जाता है। वायुकोष जो हम लोग फेफड़ा, जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ फेफड़ा का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे जो एल्वियोलर होता है, एल्वियोलाई होता है, उसमें ये पाया जाता है। यहीं पे गैसेस एक्सचेंज वगैरह होता है। देखिए, इसका कार्य मुख्यतः क्या है, वही बताना। कार्य हमेशा यही रहेगा, सुरक्षा, श्रवण यानी सिक्रीशन और विनिमय यानी गैसियस एक्सचेंज।
गैसियस एक्सचेंज होता है। चूंकि देखिए कहाँ पाया जा रहा है, वायुकोश में पाया जा रहा है। वायुकोश कहाँ होता है, फेफड़ा में पाया जाता है, ठीक है। फेफड़ा का स्मॉल यूनिट होता है, वहां पे ये विनिमय करेगा यानी गैसियस एक्सचेंज करेगा। तो इस सल्की एपिथेलियम के बारे में हो गया। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से देखा जाए तो यही पूछेगा कि सल्की एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक। अब दूसरा आते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल मतलब कि इसका इंग्लिश नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब यानी घनाकार होगा। इसका हिंदी नाम भी घनाकार एपिथेलियम कहा जाता है। देखिए ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ये घन का आकार का होता है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं घन आकार का होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक, और ये घन आकार का होता है। बस इतना आप जानिए इस स्ट्रक्चर से। चूंकि स्ट्रक्चर देखने से दिमाग में क्लियरेंस आ जाएगा। इसका मुख्य ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, लाल ग्रंथियां जितने भी सेलेवरी ग्लैंड है वहां पे पाया जाता है। ब्लिक यानी कि किडनी की जो नलिकाएं होती है, किडनी से जो नलिकाएं निकलती है उसमें पाया जाता है। उसके बाद यूरेथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग जो होते हैं यूरेथ्रा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यूरेथ्रा यूरेथ्रा में पाया जाता है एवं थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। तो ये 4-5 जो हम लिखे हैं एकदम VVIMP है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है, ब्लिक यानी कि किडनी की जो नलिकाएं होती है वहां पे पाया जाता है, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में पाया जाता है एवं थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। इसका भी कार्य वही है, सुरक्षा ये भी प्रदान करेगा, श्रवण करेगा यानी सिक्रीशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा और उत्सर्जन करेगा। देखिए किडनी है तो उत्सर्जन करेगा। अवशोषण कहने का मतलब कुछ ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे थायराइड ग्रंथि वगैरह में अवशोषण भी होता है, श्रवण भी, सिक्रीशन भी होता है और सुरक्षा तो मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रदान करेगा ही करेगा अंग को। तो ये 2 हो गया। तीसरा हम लोग चलते हैं स्तंभाकार, ठीक है। स्तंभाकार एपिथेलियम के बारे में हम बताए थे, मतलब प्रकार के बारे में बताए थे। स्तंभाकार एपिथेलियम देखिए ये स्तंभ के आकार का होता है। कहने का मतलब स्तंभ देखे होंगे लंबा लंबा, इस टाइप का जो स्तंभ होता है स्तंभ आकार का होता है। इसमें एक बेसिक फंक्शन ये है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है क्यूबॉइडल का यानी घनाकार का, वो सर्कुलर भी होता है और बीच में होता है। लेकिन जो स्तंभाकार एपिथेलियम होते हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में होता है। कहने का मतलब जो कोशिकाओं का एक सीरीज जो कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है, उन कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में होता है। इसी से इसकी पहचान होती है और स्तंभ के आकार का होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम कहलाता है। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, अमाशय जो स्टोमक होता है हम लोग का, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो स्टोमक, देखिए लेफ्ट में स्टोमक, राइट में लीवर, ध्यान रहे, आगे पढ़ाएंगे ये सब चीजें। अमाशय में पाया जाता है। उसके बाद आंत के जो अस्तर होते हैं कि जो इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके अस्तर में पाया जाता है, ठीक है। अमाशय के जो अस्तर होते हैं, लाइनिंग होते हैं, उसमें पाया जाता है। उसके बाद जो वायु कोश होते हैं, एल्वियोलाई, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वायु कोष्ठों जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। उसके बाद अधिकांश जितनी भी ग्रंथियां हैं, अधिकांश जो ग्रंथियां हैं, जितने भी हम लोग ग्रंथियां करते हैं पिट्यूटरी से लेके जितनी भी थायराइड ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, उसके बाद इस टेस्टिस, ओवरी, जितने भी ग्रंथियां हैं सब में ये पाया जाता है, ठीक है। इसका भी कार्य है अवशोषण और श्रवण। जब ग्रंथियां होगी तो obvious सी बात है कि वहां सिक्रीशन होगा, ठीक। जो ग्रंथियां होंगी तो सिक्रीशन करेगा और आंत है, आंत के अस्तर है, आमाशय है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इस तरह से ये 3 एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार हो गए। अब चौथा हम लोग देखते हैं, इसको सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। देखिए सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है कि ये इसमें जो कुछ जो सेल होते हैं वो स्तंभाकार होते हैं, कुछ होते हैं घनाकार होते हैं। और इसमें भी जो न्यूक्लियस होती है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हमेशा बीच में होता है, ठीक है। यही इसका पहचान है। मतलब कुछ स्तंभाकार हो जाएंगे और कुछ उसी में क्यूबॉइडल हो जाएंगे। इसका मेन डिफरेंशिएशन ये होता है कि इसमें जो इसके टॉप पे कुछ ऐसे सीलिया लगे होते हैं मुक्त रूप से। ये सरफेस एरिया को बढ़ाने, एब्जॉर्प्शन इत्यादि करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है यानी कि पश्चिमाभी एपिथेलियम जो होते हैं, श्वसन नाल जो होते हैं, जो हम लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, श्वसन नाल मतलब कि जो हम लोग सांस लेते हैं नाक के और उसके बाद पूरे बॉडी में जाता है फेफड़ा वगैरह होते हुए, तो ये श्वसन नाल में पाया जाता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो मुख गुहा होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। मस्तिष्क जो हम लोग मस्तिष्क है उसमें पाए जाते हैं, मेरुरज्जु में, और अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें पाए जाते हैं। देखिए जहां जहां भी पाया जाता है वहां पे समझिए कि क्या काम है, ये संवहन का काम करेगा, यानी कि वहां पे से मूवमेंट कर पाएगा। मूवमेंट किस टाइप से होगा, तो भाई म्यूकस हो गए, उसमें श्लेष्मा जो पाए जाते हैं उसके द्वारा फिसल के आगे बढ़ेगा। तो ये मुख्यतः इसका कार्य जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, इसका मुख्य कार्य होता है संवहन में सहायक।
अब किसे किसे संवहन में, तो मूत्र हो गया, श्लेष्मा हो जाता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इस टाइप के कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं उसके मूवमेंट में, ये सहायक होता है मावी एपिथेलियम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो मेनली आपको देखना है कि जब भी ये टिश्यू आप पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो कुछ चीजों जैसे एपिथेलियल का तो फंक्शन 3 ही फंक्शन, 4 फंक्शन, सुरक्षा, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि डिफ्यूजन। ठीक है, ये होता है इसका मेन कार्य। अब इसी में अलग अलग टाइप के जो टिश्यू हैं, इसके जो प्रकार हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन है। तो विद कॉन्सेप्ट आप इसको ध्यान रखिए। अब आते हैं थोड़ा सा हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। मतलब दूसरा उत्तक जो है, ये एपिथेलियल तो खत्म हो गया, 4 हम टिश्यू पढ़ाने की बात कहे थे, तो 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से दूसरा उत्तक जो होता है संयोजी, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक, ये मुख्यतः क्या करता है, तो जो बॉडी पार्ट होते हैं उसको बांधने की कोशिश करता है, बांधता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक वर्गीकरण हम बता देते हैं। ये फ्लो चार्ट आप पढ़ लेने से, और जब अपना नोट्स बनाइएगा तो इसी फ्लो चार्ट में अपना जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य पॉइंट है, वहां पे आप इसको, एक बढ़ चुकी मेरे पास जगह थोड़ा कम है और क्लास लेना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। और इस चीज से आपको क्या होगा ना कि आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लसिका किसको कहते हैं। तो जब ब्लड में से ब्लड को छान लिया जाता है और जो बचता है वो लसिका कहलाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अगले क्लास में तो बताएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इसका संयोजी उत्तक जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसका एक फ्लो चार्ट आपको बता दे रहा हूँ कि यही चीज इतना ही पढ़ना है और इसी का फंक्शंस पढ़ना है। ठीक, और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन टिश्यू में पूछा जाता है तो यही से पूछा जाता है, यानी कि ये VVIMP मान के चलिए, अगर चारों टिश्यू है तो VVIMP यही है। इसी से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से पूछेगा। अब हम देखते हैं संयोजी उत्तक का वर्गीकरण। देखिए संयोजी उत्तक को मुख्यतः 3 वर्गों में, हम पिछले क्लास में भी बताए थे, यहाँ मुख्यतः 3 वर्गों में इसको कनेक्टिव, सीटी का मतलब आप समझिएगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब यही समझना है आपको। तो अब देखिए संयोजी उत्तक जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है तरल कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वास्तविक यानी कि रियल कनेक्टिव टिश्यू, और कंकाल उत्तक स्केलेटन टिश्यू जिसको कहते हैं। तो जो फ्लूइड फॉर्म में रहेगा उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसमें मुख्यतः इसका भी 2 वर्गीकरण होता है। लसिका जिसको लिम्फ कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, और ब्लड जिसको रुधिर कहते हैं। ठीक, तो फ्लूइड में 2 हो गया। ब्लड का भी आगे डिवीजन होगा, ब्लड में क्या क्या चीज, प्लाज्मा, ये आरबीसी वगैरह जितना भी होते हैं सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जलावत यानी कि रेटिकुलर जाल नुमा, ये जो वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू है इसको मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित करके पढ़ते हैं हम लोग। जलावत यानी कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रंजकीय यानी कि पिगमेंटेड, जिसमें पिगमेंट वगैरह पाया जाता है, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, रंजकीय कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हो गया स्थिर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और चौथा स्थिर मतलब लूज, जो लूज होता है, और चौथा हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो काफी सघन होता है। ठीक, अब इसमें भी जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला हो गया एरियोलर टिश्यू, मतलब कि एरियोलर टिश्यू, और दूसरा हो गया बसा संयोजी उत्तक जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो ये वर्गीकरण है, इसको तुम आप एज यूजुअल उतार लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना है। उसके बाद चौथा इसका जो कनेक्टिव संयोजी उत्तक है, इसका तीसरा जो प्रकार है, टाइप है, वो कंकाल उत्तक का स्केलेटन टिश्यू जिसको कहते हैं। इसमें मुख्य ये 2 वर्गों में विभाजित होता है। पहला अस्थि यानी जिसको बोन कहा जाता है, उपास्थि यानी कार्टिलेज कहा जाता है। इस बार एक 68 में क्वेश्चन भी मतलब टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है, और उसका एक सीरीज बता दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, टिश्यू से ही वो क्वेश्चन था मेनली। तो इस तरह से ये दोनों संयोजी उत्तक और एपिथेलियल उत्तक के बारे में हम बता चुके। अब चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको अगले क्लास में बताऊंगा। पूरा कनेक्टिव टिश्यू खत्म करूंगा, यानी 2 क्लास में ये टिश्यू खत्म हो जाएगा, तो पूरा कनेक्टिव टिश्यू आपको बताऊंगा। अगर आपको ये चीजें, ये क्लास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।